हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बोलूं पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर जो है वो है मेरा साइड डिस्टेंस। इससे एक क्वेश्चन हर बार बनना ही बनना है। ज्यादा बन सकते हैं लेकिन हर एग्जाम में मिनिमम से मिनिमम एक क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं बोलूं पूरे ट्रांसपोर्टेशन से 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन मेरा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का ही होगा। तो मैं आइए शुरुआत करते हैं साइड डिस्टेंस से। तो साइड डिस्टेंस जैसे मैंने आपको दिखा रखा है कि दो टाइप की होती हैं, एक होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कितनी दूर तक मैं देख सकता हूं। सिंपल सी बात यह है कितनी दूर तक मुझे दिख रहा है। अब गाड़ी को अगर रोकना है तो उसके लिए भी मेरे को कुछ डिस्टेंस चाहिए, अगर गाड़ी को मेरे को ओवरटेक करना है तो उसके लिए मेरे को कुछ डिस्टेंस चाहिए। तो जो है मेरे दो पार्ट आते हैं, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एक ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। आज हम शुरू करेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं वो है इट इज द लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड to the driver from a specified height above the carriageway at any instant of time to stop the vehicle safely before collision। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कितनी मेरे को रोड की लेंथ चाहिए ताकि मैं अपने व्हीकल को रोक सकूं, ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो। यहां पर एक पॉइंट है फ्रॉम अ स्पेसिफाइड हाइट above the carriageway। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि मैंने एक हाइट स्पेसिफाई की है, वहीं उसी हाइट के लिए मुझे डिस्टेंस निकालनी है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये मेरी कोई रोड है, इसके ऊपर अगर एक ट्रक चल रहा है तो ट्रक की हाइट मेरी कार की हाइट के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होती है। तो हाइट ज्यादा होती है तो जो मेरा ट्रक ड्राइवर होगा वो मेरा दूर तक देख सकता है विद रिस्पेक्ट टू मेरे कार के ड्राइवर से। तो यहां पर मेरे को हाइट स्पेसिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि किस हाइट के लिए मैं वो रोड डिजाइन कर रहा हूं, वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिजाइन कर रहा हूं। आइए इधर देखते हैं कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती क्या है। मान लीजिए मेरी ये कोई कार है, इस पॉइंट जब मेरी जो पोजीशन ए है, इस पॉइंट पे जब मेरी कार थी, जब मैं इसको ड्राइव कर रहा था तो मैंने इस वाले ऑब्स्टेकल को देखा। पोजीशन मेरी ए वो है कि जहां से मैंने इस ऑब्स्टेकल को देखा। देन मेरी पोजीशन बी आई, देन पोजीशन सी आई। चलिए देखिए पोजीशन क्या क्या है। जब मैं इस कार को ड्राइव कर रहा हूं तो मैं उस ऑब्स्टेकल को अपनी आंखों से देखूंगा। मेरी आंखों का काम सिर्फ है उस ऑब्स्टेकल को देखना। वो मेरी आंखें सिर्फ एक कैमरे का काम करती हैं, सामने क्या है बस उसे रिकॉर्ड करती हैं। मेरी आंखों का काम ये देखना नहीं है कि सामने वो क्या नाम है, वो चीज ऑब्स्टेकल है या कुछ और है। ये मेरी आंखें ये इमेज कैप्चर करेंगी और भेज देंगी मेरे दिमाग को। ये मेरे दिमाग का काम है कि वो एनालाइज करे, वो समझे कि सामने क्या है, कि अगर ऑब्स्टेकल है तो वो गाड़ी स्लो करे, अगर कुछ मेरी प्लेन रोड है तो गाड़ी को मैं उसी स्पीड में दौड़ाऊं। तो ये काम मेरे दिमाग का है। मेरा दिमाग ये चीज को एनालाइज करेगा कि सामने वो चीज क्या है, कि ऑब्स्टेकल है कि क्या है। तो मेरे दिमाग, जैसे ही मेरी आंखों ने ये इमेज कैप्चर करके मेरे दिमाग को भेजा तो मेरे दिमाग ने इस चीज को एनालाइज किया, और जैसे ही एनालाइज किया कि ये तो सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर मेरी गाड़ी इसके पास जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वैसे ही तुरंत मेरे दिमाग ने मेरी टांगों को, मेरी लेग्स को एक मैसेज भेजा कि ब्रेक लगाओ। तुरंत मेरी जो लेग्स थी उन्होंने ब्रेक लगा दी। आप सिर्फ इतनी बात समझिए कि जो काम हो रहा है, मेरी आंखों का काम सिर्फ उस चीज को रिकॉर्ड करना है।
एक रिकॉर्ड करके भेजा मेरे दिमाग को। मेरे दिमाग का ये काम है कि उस चीज को एनालाइज करे। फिर मेरे दिमाग ने जब एनालाइज कर लिया, जब उसे पता चल गया कि सामने खतरा है, तो उस मेरे दिमाग ने एक मैसेज भेजा मेरी टांगों को कि भाई ब्रेक लगा दो वरना तुम भी मरोगे और मैं भी मरूंगा। तो जितनी देर में ये सब चीजें हो रही हैं, मेरा आंखें इस चीज को रिकॉर्ड करके दिमाग को भेज रहा है, देन दिमाग मेरे इस चीज को एनालाइज करके एक मैसेज भेज रहा है मेरी टांगों को, उतनी देर में भी मेरी कार चल रही है। तो जितना टाइम लग रहा है मुझे उससे उस चीज को समझने के लिए और फाइनल ब्रेक लगाने के लिए, उस टाइम को हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। अकॉर्डिंग टू आईआरसी ने हमें बोला है कि आप 2.5 सेकंड का रिएक्शन टाइम लीजिए फॉर अ जनरल पर्सन। जनरल पर्सन का मतलब है कि उनका माइंड वगैरह सब कुछ सही है, वो अल्कोहलिक नहीं है, उन्होंने ड्रिंक नहीं कर रखी या कोई और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2.5 सेकेंड आपने हमें रिएक्शन टाइम दे रखा है। जब तक ये सब चीजें हो रही थी, मेरा दिमाग उस चीज को समझ रहा था, उसके बाद मैसेज भेज रहा था, उतनी देर में भी मेरी कार चल रही थी, मेरी कार स्टॉप नहीं थी। तो जितनी देर में मेरा दिमाग ने एनालाइज किया, उतनी देर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसे हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, LAG, लैग डिस्टेंस। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी ए पोजीशन पे वेलोसिटी या स्पीड वो v है, देन b पर भी मेरी वेलोसिटी मेरी v ही रहेगी। क्यों? क्योंकि अब तक खाली मैं सोच रहा हूं, अब तक मैंने ब्रेक नहीं लगाई। b पॉइंट पे आके मैंने ब्रेक लगानी शुरू करी, तो मेरी ये वेलोसिटी v ही रहेगी। एट पॉइंट b मैंने वहां पर ब्रेक लगाई, ब्रेक्स अप्लाइड करी b पोजीशन पर। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या मेरी गाड़ी तुरंत रुक जाती है क्या? नहीं, तुरंत गाड़ी नहीं रुकती, कुछ दूर जाके रुकती है, क्योंकि आपने कई लॉ पढ़े हुए हैं फिजिक्स में भी, लॉ मोमेंटम की वजह से मेरी गाड़ी में कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, तो उसकी वजह से वो मोशन में रहेगी। तो ब्रेक लगाने के बाद जितनी मेरी कार डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, बिफोर यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाए, जिस उतनी डिस्टेंस को हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब यहां देखिए मेरी लैग डिस्टेंस क्या होगी। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो मेरी स्पीड कांस्टेंट है, वो है मेरी v, और टाइम मेरा रिएक्शन टाइम है। तो मेरी लैग डिस्टेंस कितनी क्या हो जाएगी? v इंटू टी। मेरी डिस्टेंस क्या आ गई? v इंटू टी। इस बात को आप समझ जाइए, जो मेरी लैग डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, इस टाइम मतलब ये डिस्टेंस के बीच में मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो मेरी v की v रहेगी, क्योंकि मैंने ब्रेक्स ही अप्लाई नहीं करी हैं। अभी मैं सिर्फ उस चीज को, मेरी आंखें परसीव कर रही हैं, एक सिग्नल भेज रही है मेरे दिमाग को, मेरा दिमाग जो है एक मैसेज भेज रहा है मेरी टांगों को कि ब्रेक लगा दो। अभी ब्रेक नहीं लगी है लैग डिस्टेंस के बीच में, इसलिए यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। रिएक्शन टाइम जनरली जो 2.5 सेकंड होता है, तो मेरी क्या आ गई? लैग डिस्टेंस v इंटू टी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मेरी क्या है? लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। मैंने क्या बोला? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो होती है मेरी लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस तो हमने निकाल ली, वो है मेरी v इंटू टी। अब मेरे को निकालनी है ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब यहां देख लीजिए ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। B पॉइंट पर मैंने ब्रेक लगानी शुरू, ये मेरा A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था। B पॉइंट पे आके मैंने ब्रेक लगाई, तो B पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? B पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी जो थी वो v थी, यहां पे मेरी वेलोसिटी 0 है। तो B पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। हमें पता है B पॉइंट पे मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। ठीक है, B पॉइंट मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। और मेरी C पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि मेरे को पता है जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी मेरी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी हो जाएगी जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जीरो। तो अब यहां देखिए, हमें पता है फिजिक्स में कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है कि एनर्जी मैं ना ही बना सकता हूं और ना ही उसे खत्म कर सकता हूं, खाली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हो सकती है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी को यूज करके आप क्या करते हैं, अपना फैन चलाते हैं, अपना एसी चलाते हैं। फैन चल रहा है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो जा रही है। अब बात यह आई कि यहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर से जीरो हो जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे को पता है जो काइनेटिक एनर्जी क्या, कोई भी एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। सो जो एनर्जी जो चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो ही रहा होगा। तो क्या फैक्टर्स ऐसे हैं, क्या किस चीज में ये ट्रांसफर हो जा रहा है, तो ये ट्रांसफर होता है मेरे वर्क डन में। अब इसका मतलब क्या है, उस चीज को समझने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं फ्रिक्शन का। बस इसको यहां पे मैं लिख देता हूं एफ डब्ल्यू इंटू एल। ये कैसे आया वही चीज समझाने के लिए आपको पहले फ्रिक्शन समझा रहा हूं। इधर देखिए, ये मेरे पास कोई टेबल है, ठीक है। अब मैं इसको इधर से फोर्स लगा रहा हूं और ये टेबल नहीं हिल रहा, टेबल नहीं हिल रहा, ठीक है। मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं और ये टेबल नहीं हिल रहा। तो अगर मैं बोलूं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए इसमें फोर्सेस जीरो, सम ऑफ फोर्सेस जीरो होने चाहिए। जितने फोर्सेस इधर लग रहे हैं उधर उतने ही फोर्सेस इधर लगने चाहिए। पर मैं टेबल के इस तरफ हूं, फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं, इस पोजीशन से इस तरफ लगा रहा हूं, इस तरफ कोई है नहीं। तो मेरे इस फोर्स को रेसिस्ट कौन कर रहा है, वो लग रहे हैं यहां पर फ्रिक्शन। आप इस बात को समझिए कि जो फ्रिक्शन है वो इस टेबल के मोशन को अपोज कर रहा है। अगर मेरा टेबल मूव नहीं कर रहा तो ये फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से मेरा टेबल नहीं मूव कर रहा। अब मैं थोड़ा और रोड लगाऊंगा, उसके बाद ये थोड़ा बहुत मूव करेगा। आपको ये बात समझ आ गई कि ये सरफेस अगर मेरा कोई है तो यहां एक फ्रिक्शन लग रहा होगा मेरे टेबल के ऊपर, जो इस टेबल के मोशन को अपोज कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरी एक चीज आप देखिए, मान लीजिए यही टेबल है, अब इसके ऊपर मैंने किसी पर्सन को बिठा दिया जिसका वजन 100 kg है। अब इस टेबल को मूव करने के लिए मुझे ज्यादा जान चाहिए होगी या कम जान चाहिए होगी? ऑब्वियस सी बात है, मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अब यहां पर जो फ्रिक्शन को मेरे को जो अपोज करना है वो बढ़ गया है इस वजन की वजह से। जो मेरा एक्स्ट्रा वेट लगा है 100 kg, उसकी वजह से जो मेरा फ्रिक्शन लगेगा वो मेरा बढ़ गया है, ठीक है। तो वही चीज अब यहां पे देखिए, यहां पर ये है मेरा F इंटू डब्ल्यू। F है मेरा फ्रिक्शन फैक्टर। F क्या है मेरा? फ्रिक्शन फैक्टर, जो हम फिजिक्स में जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रिक्शन एक जो फोर्स है वो कितना लग रहा है वो होता है एक, आई रिपीट, फ्रिक्शन जो है मेरा वो कितना लगेगा वो डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास कितना है और वो बॉडी कौन से सरफेस पे है, ठीक है ना। आप देखिए, अगर यहां पे कोई स्मूथ सरफेस होता तो मेरे को उस पर कम जोर लगाना पड़ता उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है मेरा दो चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी का मेरा मास कितना है और मेरा सरफेस कौन सा है। जितना ज्यादा स्मूथ होगा सरफेस उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको बॉडी को मूव करने के लिए।
तो जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो मैं इतना बोल सकता हूं कि एक कंपोनेंट ही है इस बॉडी के मास का, इस बॉडी के वेट का। वेट तो W इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन आपका इस तरफ लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन जो है वो एक टाइप का कंपोनेंट ही तो हुआ इस W का। आप इस चीज को देखिए, अब मेरा वेट नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन मेरा ऐसे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फैक्टर को अगर मैं W से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स। क्योंकि जो म्यू की वैल्यू होती है वो एक कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन द सरफेस। W मेरा एक फोर्स ही है, तो जो टोटल फ्रिक्शन क्या होगा, F इंटू डब्ल्यू। और मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को दोबारा समझ लीजिए। मैंने क्या कहा कि एक मेरे पास कोई टेबल है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन वो टेबल मूव नहीं कर रहा। वो टेबल मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स मेरा इस डायरेक्शन से लग रहा होगा उतना ही फोर्स मेरा इस डायरेक्शन से लगना चाहिए। ठीक है, तभी तो ये टेबल मूव नहीं करेगा ना, इक्विलिब्रियम में रहेगा। पर मैं हूं इस तरफ, टेबल के इस तरफ हूं मैं, फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं, तो इस तरफ तो कोई है भी नहीं, तब भी मेरा टेबल मूव नहीं कर रहा। क्यों, यहां पर एक फोर्स यहां पे सरफेस पे लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। वहीं अगर मेरा कोई टेबल है, मैं ये बोलूं इसके ऊपर मैंने किसी पर्सन को बिठा दिया जिसका मास है 100 kg। अब मुझे ये बताइए, मुझे इस टेबल को मूव करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों, जो ये फ्रिक्शन जो यहां पे डेवलप होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो मेरा फ्रिक्शन अगर मैं बोलूं किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कि मैं उस बॉडी का मेरा मास कितना है, मास या वेट कितना है, और मेरा सरफेस कौन सा है। जितना ज्यादा सरफेस मेरा रफ होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा मेरी बॉडी का वेट होगा, मास या वेट होगा, उतना ज्यादा ही मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को मूव कराने के लिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं Fw इंटू एल। तो यहां पे जो मेरा F है वो मेरा है फ्रिक्शन फैक्टर, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा म्यू से। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही होती है। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स। जो फोर्स जो मेरे को अपोज कर रहा है। अब वहीं इसमें देखिए, जब मेरी गाड़ी यहां पे मैंने ब्रेक्स लगाई तो फ्रिक्शन लगने लग पड़ा। यहां पर फ्रिक्शन वैसे और भी लग रहा था, लेकिन अब मेरे जो व्हील्स होंगे वो जैम कंडीशन में आ जाएंगे, व्हील्स नहीं मूव करेंगे, ये गाड़ी स्किड कर दी जाएगी। तो फ्रिक्शन जो होगा उसी की वजह से गाड़ी स्टॉप करेगी। तो जो फ्रिक्शन जो होगा इस गाड़ी के अपोजिट लग रहा होगा, इसके मोशन के अपोजिट लग रहा होगा। और वही एक फोर्स ऐसा है, फ्रिक्शन ही एक ऐसा फोर्स है जो जिसकी वजह से मेरी गाड़ी स्टॉप कर जाएगी। तो F इंटू डब्ल्यू वो फोर्स है जो इस गाड़ी को स्टॉप कर रहा है। और मेरे को पता है जो मेरा वर्क डन होता है वो मेरा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा जो वर्क डन हो गया वो मेरा हो गया, ये मेरा वर्क डन हो चुका है। तो चेंज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो रही थी, वो मेरे किस में आ गई, वर्क डन में, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहां देखिए, ये एक्चुअल मेरी इक्वेशन आती है SSD की, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं। तो मेरी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू इंटू एल। इस चीज को ढंग से समझ लीजिए, ये आपका फोर्स का एक है, वेट आपका फोर्स ही तो होता है, वेट आपका फोर्स ही है। मास इंटू जो मेरा वेट होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ही तो है आपका मेरा वेट। तो ये फोर्स जो अपोज कर रहा है मेरे व्हीकल के मूवमेंट को इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा क्या हो गया, वर्क डन। तो हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू F इंटू m इंटू जी इंटू एल। m से m कैंसिल कर सकता हूं मैं, तो मेरी L की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर अपॉन 2gf।
तो आप इधर देखिए मेरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या थी, यहां देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो मेरी है वो है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, एस एस डी इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस मेरी क्या थी, v इंटू टी, ये कितनी आ गई, वी स्क्वायर अपॉन 2gf, यहां प्लस साइन आ जाएगा। तो ये मैंने आपकी इक्वेशन लिख दी, एस एस डी इक्वल टू बी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf। अब कई बार क्या होता है, मेरी जो ब्रेक्स होती हैं वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करती। कई बार आपने सुना होगा कि आपके पिताजी या कोई भी पर्सन अक्सर बोलते हैं कि मेरी गाड़ी के जो शू हैं वो घिस गए हैं, ब्रेक्स के जो शू हैं वो घिस गए हैं। तो मेरी जो ब्रेक्स हैं वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रही होती। मान लीजिए अगर जो हम बोलते हैं, अक्सर आपने सीरियल में देखा होगा कि ब्रेक फेल हो गई तो वहां ब्रेक की एफिशिएंसी 0 हो जाती है। ब्रेक जब लगी नहीं तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी 0% हो जाएगी, ठीक है। तो गाड़ी चलती रह जाएगी क्योंकि उसको स्टॉप करने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारी ब्रेक्स ही तो होती हैं जो हमारी गाड़ी को स्टॉप करती हैं। अब वहां पे हमारी ब्रेक्स है नहीं तो हमारी गाड़ी चलती रह जाएगी। अब वहीं देखिए अगर मेरी ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100 से रिड्यूस होकर 80% हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को अपनी गाड़ी को रोकने के लिए डिस्टेंस ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जो ब्रेक्स ही तो हैं जो लग रही हैं गाड़ी को रोकने के लिए। अब ब्रेक जो इस ब्रेक की वजह से ही मेरी फोर्स लग रहा होगा, गाड़ी को अपोज जो कर रहा होगा, तो अगर वो फोर्स क्या है रिड्यूस हो जाता है जब ब्रेकिंग एफिशिएंसी 80% है, तो जो डिस्टेंस क्या होगी मेरी बढ़ जाएगी, ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो मैं एस एस डी को लिख सकता हूं वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf इंटू ब्रेकिंग एफिशिएंसी। अब इधर इस चीज को देखिए, सर आपने यहां पे मल्टीप्लाई क्यों, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्यों किया और इस वाले फैक्टर में क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? जब मेरी गाड़ी ये जो डिस्टेंस है ये मेरी लैग डिस्टेंस है। लैग डिस्टेंस में आप ब्रेक इन लगाते, जब ब्रेक इन लगाते हो ब्रेकिंग एफिशिएंसी का कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। ब्रेक लगाओगे तभी तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी कंसीडर करोगे। जो लैग डिस्टेंस में आप ब्रेक इन लगाते उस डिस्टेंस में तो आप सिर्फ सोच रहे हो कि आगे ऑब्स्टेकल है उसको रोकना है। एक मेरा दिमाग मैसेज भेज रहा है मेरी टांगों को कि भाई ब्रेक लगा लो, लेकिन ब्रेक लगी नहीं है। वहां पर जो ब्रेक लगी है वो सेकंड पार्ट में लगी है जो हम ब्रेकिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं। अब देखिए, अब सर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने क्या कहा, ब्रेकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी होगी 100%, ठीक है। अब ब्रेकिंग एफिशिएंसी मान लीजिए 80% है, तो यहां पे मैं वैल्यू क्या रखूंगा 80/100, तो कितनी आ जाएगी 0.8, ठीक है। अब खाली इस वाले पार्ट को समझिए, तो वी स्क्वायर अपॉन 2gf तो मेरा वही था इंटू 1/0.8, पॉइंट को हटाइए 10/8 आ गया। तो 10/8 मेरे को पता है 1 से वैल्यू ज्यादा होती है। 10/8 की वैल्यू यहां मेरा 0 पॉइंट था 0.8, अब पॉइंट हटाया मैंने 0 आ गया यहां पर, तो मेरी जो 10/8 की वैल्यू है 1 से ज्यादा ही होगी। तो ऑब्वियस ही बात है ये डिस्टेंस मेरी ज्यादा होगी किससे, ये टोटल डिस्टेंस किससे ज्यादा हो जाएगी, सिंपल v स्क्वायर अपॉन 2gf से, ठीक है। इसलिए यहां ब्रेक एफिशिएंसी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है। तो एस एस डी मेरा क्या हो जाएगा वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf इंटू ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ब्रेकिंग एफिशिएंसी। तो यहां पे बस यहां पे डायरेक्ट 80 मत डाल देना ब्रेकिंग एफिशिएंसी में, ये 80% है तो 80/100 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। अगर 70% होता तो कितनी वैल्यू आई थी 0.7। इस बात को समझिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिफरेंट केसेस बनते हैं कि अगर मेरा सिंगल लेन वन वे है तो मेरे को डिस्टेंस कितनी चाहिए होगी SSD, सिंगल लेन टू वे है तो डिस्टेंस चाहिए होगी 2SD प्लस SSD1 प्लस SSD2, टू लेन टू वे है तो कितनी चाहिए होगी SSD। अब बात यही कि मैं समझाता हूं ये हो क्या रहा है। मान लीजिए ये मेरी सिंगल लेन है और वन वे ही है, मतलब वन वे का मतलब है सिर्फ इस डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है और सिंगल लेन है, तो इस गाड़ी को रोकने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए होगी SSD, स्टॉपिंग साइज डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस,
दोनों इंक्लूड कर रहा है ना ये चीज। सिंपल एसएसडी चाहिए, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। सिंगल लेन वन वे के लिए चाहिए मुझे सिंपल एसएसडी। मेन हमारा आता है सिंगल लेन टू वे, मतलब कि मेरी सिंगल लेन है, ये से मैंने एग्जांपल बना रखा है, ये मेरी सिंगल लेन है। अब मेरा ट्रैफिक इधर से भी आ रहा है और मेरा ट्रैफिक इधर से भी आ रहा है, मेरा ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन से आ रहा है। तो अब मेरी जो गाड़ी जो होगी, अब अगर मेरे को एक्सीडेंट रोकना है तो मुझे गाड़ी ये वाली रोकनी पड़ेगी और ये वाली भी रोकनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी एक गाड़ी नहीं रुकती है तो 100% एक्सीडेंट होगा ही होगा। मान लीजिए मेरी गाड़ी वन जो है, जो मेरी कार वन है, वो रुक भी जाती है, ठीक है, तो ये जो कार टू है ये आके ठोक देगी इसे। तो इसलिए मेरे को डिस्टेंस जो चाहिए होगी वो होगी SSD1 और SSD2, इन दोनों का सम। इन दोनों गाड़ियों को मेरे को रोकना होगा अगर मेरे को एक्सीडेंट रोकना है। अब सर ये 2 SSD कब आता है? अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड दे रखा हो, अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड दे रखा हो, डिफरेंट व्हीकल की स्पीड ना दे रखी हो, तो आप क्या कीजिए, उस डिजाइन स्पीड को यूज करके एसएसडी निकालिए और उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं इसमें कि जो कार मेरी इस तरफ है वही कार मेरी इस डायरेक्शन से आ रही है और उसी स्पीड के साथ आ रही है। तो जितनी एसएसडी के लिए इसके लिए चाहिए वही एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस वाली कार के लिए चाहिए होगी। अब नेक्स्ट एक और चीज आती है कि अगर मेरी जो व्हीकल है वो मेरी ग्रेडियंट पे चढ़ रही है या उतर रही है। ग्रेडियंट मतलब चढ़ाई पे राइज एंड, वैसे ग्रेडियंट को हम बोलते हैं राइज एंड फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार। मैंने क्या बोला, ग्रेडियंट को हम क्या बोलते हैं, राइज एंड फॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार, या डायरेक्शन ऑफ द मेरी रोड। तो मान लीजिए अगर मेरा कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों को मैंने कोई ज्वाइन किया किसी रोड से, तो ये जो एंगल है यही तो मेरा ग्रेडियंट है, ठीक है। अब मेरी कंडीशन क्या, किस चीज का पढ़ना है मेरे को, कि मेरी गाड़ी या तो अप हिल जा रही है या डाउन हिल जा रही है। दोनों ही केस में जितनी मेरे को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए होगी वो मेरी डिफरेंट होगी किससे, जब मेरी गाड़ी सिंपल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही थी। क्यों, अब खुद ही एग्जांपल ले लीजिए, जब आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है। क्यों, आपका एक कंपोनेंट, आपके वेट का ही एक कंपोनेंट आपको पीछे खींच रहा होता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपका एक वेट का कंपोनेंट आपको पीछे खींच रहा होता है, इसलिए आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है। वहीं अगर आप नीचे उतर रहे हैं तो यही वेट का कंपोनेंट आपको आगे की तरफ, यही आपकी डायरेक्शन हुई, अब वेट का कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो आसानी से उतर जाते हैं, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी चाहिए अगर मेरी गाड़ी या तो अपहिल जा रही है या डाउनहिल जा रही है। अब इधर देखिए आप, ये मेरे पास मेरा कोई गाड़ी है जो मेरी अपहिल जा रही है, मतलब चढ़ाई पे चढ़ रही है, ये मेरा कोई ग्रेडियंट है यहां पर। अब यहां पे देखिए, इस गाड़ी का जो वेट होगा वो हमेशा W हमेशा नीचे लगेगा, W, और इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह होगा। अब जितना एंगल थीटा यहां पर है वही थीटा, ये एंगल थीटा ही रहेगा। इस चीज को समझिए, अगर मेरा यहां पे मेरी कोई प्लेन सीधा था तो मेरा वेट भी नीचे होता था और मेरा सरफेस का जो नॉर्मल है वो भी बिल्कुल ऐसे होगा, तो इनके बीच में एंगल 0 हो जाता था। जैसे जैसे मेरा सरफेस उठने लगेगा, इस बात को समझिए, मान लीजिए ये मेरा कोई प्लेन है, इसमें यहां पे कोई बॉडी थी, कोई भी बॉडी है, उसका वेट नीचे लग रहा है और सरफेस का नॉर्मल भी बिल्कुल यही है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0। अब जैसे जैसे मेरा सरफेस उठने लगेगा तो मेरा वेट ऐसे ही लगे रहेगा उस बॉडी का, तो इस सरफेस का नॉर्मल ये हो जाएगा। जितना एंगल यहां पे बनते जाएगा उतना ही एंगल यहां पे बनते जाएगा। तो वही चीज मैंने करी, यहां पे थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। तो वेट W मेरा ये है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, W cos थीटा, और मेरा ये कितना हो जाएगा, W
साइन थीटा। ठीक है, अब मेरी गाड़ी ऐसे चल रही है, जब ब्रेक्स लगाई तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, F इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा, उस सरफेस पे कितना नॉर्मल है, तो F डब्ल्यू कॉस थीटा। अगेन जो मेरी लैग डिस्टेंस होगी वो तो VT ही रहेगी ना, जितनी वेलोसिटी से चल रहा होगा, और अगेन टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि उस समय मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है लैग डिस्टेंस के टाइम पे, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, क्योंकि उस समय सिर्फ सोच रहा हूं मैं। तो एसएसडी जो होगी, जो मेरी एसएसडी होगी वो मेरी लैग डिस्टेंस प्लस होती है ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो लैग डिस्टेंस मेरी बीटी ही रहेगी, जो डिफरेंसेस आएंगे वो मेरे आएंगे किसमें, मेरी ब्रेकिंग डिस्टेंस में। क्या डिस्टेंसेस आएंगे, देखिए हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही थी, हाफ mv², क्या चेंज हो रहा था, -0 इक्वल टू हाफ mv² -0 इक्वल टू, अब इसमें फोर्स कितना लग रहा है, एक W sin थीटा लग रहा है और दूसरा है FW cos थीटा, जो इस मेरे व्हीकल के मूवमेंट को रोकेगा। वो क्या हो जाएंगे, W sin थीटा प्लस FW cos थीटा इंटू L, क्योंकि ये तो मेरा हो जाएंगे फोर्स, और ये क्योंकि ये मेरे हो जाएंगे फोर्स, और ये L क्या होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क डन यही तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस W दोनों में से मैं कॉमन अगर ले लूं तो मेरी क्या बन जाएगा, हाफ mv² इक्वल टू, W मेरा क्या होता है, m इंटू जी लिख सकता हूं इसे मैं, तो साइन थीटा प्लस F cos थीटा इंटू L, m से m कैंसिल, तो आ जाएगा v² अपॉन 2g इक्वल टू, अब दोनों में से अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बन जाएगा, cos थीटा तो मेरा क्या बन जा रहा है, cos थीटा ब्रैकेट में tan थीटा, क्योंकि यहां पे cos थीटा है नहीं, अब cos थीटा बाहर आएगा तो यहां पे डिनोमिनेटर में cos थीटा आ जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस f इंटू एल। अब cos थीटा अगर अंदर दोबारा जाएंगे तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा ना, तो सेम वही इक्वेशन बननी चाहिए मेरी। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, v² अपॉन 2g इक्वल टू cos थीटा यहां पर, और tan थीटा प्लस f इंटू एल। अब देखिए यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया है, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन cos थीटा इक्वल टू 1। क्यों, दोबारा एक बार रिवीजन कर लीजिए, ये मेरा कोई ट्रायंगल है, ये मेरा थीटा है, तो ये मेरा बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos थीटा मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो होता है। जब मेरा थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा, देख लीजिए कुछ थीटा कुछ ये आ रहा है, जब मेरा थीटा इतना स्मॉल हो जाएगा तो मेरी हाइपोटेनियस जो होगी वो मेरे बेस के बराबर हो जाएगी। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो cos थीटा इक्वल टू, यहां बेस की हाइपोटेनियस लिख सकता हूं, तो हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस ये क्या आ जाएगी, 1 वैल्यू। यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं, व्हेन अज्यूमिंग थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 1। अब अगर मेरी cos थीटा 1 हो जा रहा है तो मेरी v² अपॉन 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ग्रेडियंट ही तो है tan थीटा, ग्रेडियंट में या स्लोप, तो मेरा हो जाएगा x परसेंटेज प्लस f इंटू एल। अब इस ये मेरी है x परसेंटेज प्लस f इंटू एल, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं l की, तो l मेरा क्या हो जाएगा, v² अपॉन 2g x परसेंटेज प्लस f, यही तो होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, जो मेरा x परसेंटेज है ये अगेन मेरा x अपॉन 100 है, मतलब अगर मेरे को मान लीजिए ग्रेडियंट दे रखा हो 2%, तो मेरे को वैल्यू क्या यूज करनी है, 0.02 यहां पर, ठीक है। अब इधर देखिए, ये था मेरा कंडीशन जब मेरी कार ऊपर जा रही, तो मेरा क्या आ गया, प्लस, ठीक है। अब अगर मेरी कार नीचे आ रही है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इक्वल टू v² अपॉन 2g
एफ माइनस एक्स परसेंटेज। ठीक है, माइनस यहां नहीं आएगा, इस जगह माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं होगा, माइनस यहां आएगा। क्यों? अरे ग्रेडियंट तो चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन फैक्टर तो वही है ना। मेरा माइनस इस पोजीशन पे नहीं आएगा, मेरा माइनस इसमें आएगा। क्यों? मेरा फ्रिक्शन फैक्टर तो वही है, पॉजिटिव रहेगा वो तो। मेरा जो चेंज हो रहा है वो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, इसलिए यहां पे माइनस आ रहा है, एफ माइनस एक्स परसेंट। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जा रही है? एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ, यहां पर मैं इस तरह लिख देता हूं, प्लस माइनस एक्स परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पे इस देख लीजिए, प्लस मेरा कब आएगा? जब मेरी गाड़ी असेंडिंग हो या अब हिल जा रही हो, मतलब ऊपर चढ़ाई चढ़ रही हो, ये मेरी चढ़ाई है, गाड़ी ऐसे जा रही हो। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि इस अगर वैसे भी देखें तो अब मेरी गाड़ी अगर ऊपर जा रही है तो इसमें मेरी एनर्जी ज्यादा लग रही होगी। ठीक है, तो स्पीड अगर मैं मानूं कि एनर्जी ज्यादा लग रही है तो स्पीड कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी ये डिस्टेंस कम होनी चाहिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो यहां पे प्लस साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो जब अगर हम प्लस साइन यूज करेंगे तो मेरी वैल्यू वी स्क्वायर, तो मेरी वैल्यू वी, तो मेरी अपहिल जब जा रही है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेरा फॉर्मूला हो जाएगा एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस एक्स परसेंटेज। अगर डाउनहिल ये है मेरा अपहिल के लिए, और अगर मैं डाउनहिल जा रही है तो मेरे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ माइनस एक्स परसेंटेज। ये मेरा किसके लिए है? डाउनहिल के लिए, मतलब ढलान से नीचे उतर रही है। वहीं अगर साथ में मेरा ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दे रखा हो तो कैसे यूज करेंगे? तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगा, एफ वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई होगा, आपके ग्रेडियंट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अगर मेरा ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दे रखा हो तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे मेरे? अगर मेरे को ब्रेकिंग एफिशिएंसी दे रखा हो तो मेरे क्या फॉर्मूले बन जाएंगे? एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ बी परसेंटेज। अगर मेरा ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दे रखा हो तो मेरे फॉर्मूले, अगर मेरा ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी दे रखा हो तो मेरे फॉर्मूले क्या बन जाएंगे? एस एस डी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ बी परसेंटेज प्लस एक्स परसेंटेज। मतलब ये अपहिल के लिए फॉर्मूला है। या तो आप ऐसे लिख दीजिए वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 0.01 इंटू एफ इंटू बी। मतलब जो आपको मैंने बताया था बी की वैल्यू अगर 80% दे रखी है तो मुझे वैल्यू कितनी यूज करनी है? 80/100। ठीक है, तो यहां पे अब आप 0.01 यहां पे लिख दे रहे हैं, तो यहां पे वैल्यू अगर बी की वैल्यू कितनी डालेंगे? 80। जब मेरा अपील जा रहा है तो फॉर्मूला ये बन जा रहा है वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ बी परसेंटेज प्लस एक्स परसेंटेज। तो बी की वैल्यू इसमें क्या होनी है? मान लीजिए मेरी 80% दे रखी है, तो अगेन क्या यूज करना है? 80/100 ये यूज करेंगे, 80/100। सिमिलरली एक्स अगर मेरा 2% दे रखा है, ग्रेडियंट 2% यूज करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/100। मतलब अगर जितनी परसेंटेज दे रखी है एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं डालनी। 80% दे रखी है तो b की वैल्यू 18 डालनी, तो 80/100 डालेंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर ग्रेडियंट मेरे को 2% दे रखा है तो डायरेक्ट 2 वैल्यू मत डाल देना वहां पर, इसमें डालना 2/100। वहीं अगर मेरा डाउन हिल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ बी परसेंटेज माइनस एक्स परसेंटेज। इस चीज को मैं हाईलाइट कर देता हूं। इसमें हम कल करेंगे एक न्यूमेरिकल, या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल, एक क्या कई सारे। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, हमारे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे, कि हमारे न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं।